ओके, सो हमने वेरिएबल सेपरेशन मेथड देख लिया था। वेरिएबल सेपरेशन मेथड वाज अ मेथड टू सॉल्व डिफरेंशियल इक्वेशन, राइट। ठीक उसी तरीके से आज हम सेकेंड मेथड सीखेंगे जो डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए यूज किया जाता है, दैट इज होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। अब होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन एक मेथड ही है, तो उस मेथड जैसे हमने वेरिएबल सेपरेशन में हमने प्रोसेस को समझा था ना, वैसे ही होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन में भी हमको प्रोसेस को समझना है। एक बार हम प्रोसेस को समझ जाते हैं तो हमारा काम आसान हो जाएगा। अच्छा, दूसरी चीज है, इसका प्रोसेस का जो पहला 50% है वो नया है, और बाकी का जो 50% है वो वेरिएबल सेपरेशन जैसा है। ठीक है, तो इसको समझने में आपको कंपैरेटिवली टाइम कम लगेगा। या सॉल्व करने वाला जो हिस्सा है ना, स्टार्टिंग के 3 स्टेप अगर कायदे से देखा जाए तो स्टार्टिंग का सिर्फ 3 और 4 स्टेप ही है जो हमको समझना है कि वो कैसे यहाँ पे लिखा जाता है। ठीक है, तो अब चलो फिर शुरू करते हैं आज का टॉपिक, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। अब स्टूडेंट्स, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन समझने के लिए पहले हमको ये समझना जरूरी है कि होमोजेनियस फंक्शन क्या होता है, क्योंकि होमोजेनियस फंक्शन अगर नहीं समझोगे तो होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करने का तरीका समझने में थोड़ी सी दिक्कत होगी। साथ ही साथ अगर हम कोई भी क्वेश्चंस भी देखें ना, अगर हम पास्ट ईयर क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग बात करें जो बोर्ड्स में आया हुआ है, वहां पे भी एक डिफरेंशियल इक्वेशन देकर आपसे ये पूछा जाता है कि चेक वेदर द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज होमोजेनियस और नॉट, इफ यस सॉल्व इट। तो जैसे कि आपका वेरिएबल सेपरेशन मेथड में क्या होता था, वेरिएबल सेपरेशन मेथड में हम dy बाई dx एक साइड में रखते थे और x और y का जो फंक्शन होता था वो राइट हैंड साइड में रहता, दूसरे साइड में रहता था, मल्टीप्लाइड होता था। तो इसीलिए आप x और y को अलग अलग कर पाते हो। यहाँ पे ऐसा नहीं मिलेगा, यहाँ पे जो एक्सप्रेशन होंगे वो स्लाइटली अलग होंगे। या ये कह सकते हो कि वेरिएबल सेपरेशन मेथड लगने के लिए x और y के एक्सप्रेशन मल्टीप्लाइड होने चाहिए, यहाँ पे आपको मल्टीप्लाइड नहीं दिखेंगे, यहाँ पे एडेड सब्ट्रैक्टेड दिखेंगे, तो आप वहां पे वेरिएबल सेपरेशन नहीं लगा पाओगे। ठीक है, अब वेरिएबल सेपरेशन नहीं लगा पाओगे तो क्या हर जगह होमोजेनियस लग जाएगा? द आंसर इज नो। होमोजेनियस कहां लगेगा, वो भी एक पर्टिकुलर फॉर्म होता है, उस फॉर्म को पहले हमको पहचानना पड़ता है। ठीक है, तो चलो, टू बी होमोजेनियस अ फंक्शन मस्ट पास दिस टेस्ट। कोई भी फंक्शन को अगर होमोजेनियस होना है तो उसको ये टेस्ट पास करना होता है। ठीक है, टेस्ट क्या है? तो f of zx, zy इज इक्वल टू z टू द पावर n f of x, y। अब ये स्टेटमेंट आपको समझने में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, बट एक एग्जांपल के हेल्प से हम इसको आराम से समझ सकते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए मैंने आपको एक फंक्शन लिखा है, यहाँ पे आई थिंक मैंने सॉल्व एग्जांपल रखा हुआ है, हाँ रखा हुआ, राइट। तो पहला सिंपल सा फंडा देखिए कि आपको होमोजेनियस फंक्शंस जो मिलेंगे, होमोजेनियस फंक्शंस जो मिलेंगे उसमें ना f ऑफ x, y का फॉर्म रहेगा, मतलब कि इम्प्लिसिट फंक्शन होगा। ठीक है, इसमें इम्प्लिसिट फंक्शन होगा। इम्प्लिसिट फंक्शन का मतलब होता है कोई एक फंक्शन दो वेरिएबल्स पे डिपेंड कर रहा है या दो से ज्यादा वेरिएबल्स पे डिपेंड कर रहा है। तो आपका जो फंक्शन f होगा वो x और y दोनों पे डिपेंड करेगा। तो कोई भी फंक्शन जो x और y दोनों पे डिपेंड कर रहा है, अगर हमको उसको होमोजेनियस प्रूफ करना है तो उसको ये वाला कंडीशन को सेटिस्फाई करना पड़ेगा। ठीक है, ये वाला कंडीशन को सेटिस्फाई करना पड़ेगा। आदर्श पूछ रहा है कि एन क्या होता है, आदर्श थोड़ी देर में बताता हूँ। ठीक है, थोड़ी देर में बताता हूँ। तो इन अदर वर्ड्स, होमोजेनियस इज व्हेन वी टेक अ फंक्शन। इस प्रोसेस को समझो, ये जो प्रोसेस दिख रहा है ना, ये जो प्रोसेस दिख रहा है ये है आपका प्रोसेस टू चेक if a function is homogeneous. This is a process to check if a function is homogeneous. ओके, तो आपको क्या करना है, पहले आपको लेना है फंक्शन x, y, उसके बाद कहा गया मल्टीप्लाई ईच वेरिएबल बाय z। अब z मतलब कुछ भी हो सकता है, ऐसा नहीं कि z रखना है। आपके एनसीईआरटी में z के जगह पे अल्फा रखा हुआ है, एनसीईआरटी में z के जगह पे अल्फा अल्फा रखा हुआ है। ठीक है, अल्फा क्या है? तो अल्फा इज अ नॉन जीरो कांस्टेंट। क्या z क्या होगा यहाँ पे, z हो या अल्फा हो, ये दोनों के दोनों आपके कोई नॉन जीरो कांस्टेंट होने वाले हैं। ठीक है, तो व्हाट इज द प्रोसेस, पहले आपको फंक्शन दिया जाएगा, आप उस फंक्शन में x और y के जगह पे
या कह सकते हो कि जहां जब पे वेरिएबल दिखेगा आप वेरिएबल को z से मल्टीप्लाई कर दोगे। तो वेरिएबल को z से मल्टीप्लाई करने का मतलब क्या हुआ, आप x की जगह xz रखोगे, y की जगह पे yz रखोगे, और उसके बाद आप क्या करोगे, फिर आप उसको रीअरेंज करने की कोशिश करोगे। रीअरेंज करने की कोशिश करोगे जिसमें आपका टारगेट होगा z को पूरा बाहर निकालने का। क्या टारगेट होगा, z को पूरा एक्सप्रेशन से बाहर निकालने का। अगर आप z को पूरे एक्सप्रेशन से बाहर निकालने में सक्सेसफुल हो गए तो आपका फंक्शन होमोजेनियस है। लेकिन अगर आप z को पूरा फंक्शन से बाहर नहीं निकाल पाए तो आपका वो होमोजेनियस नहीं है। ठीक है, तो अगर आप सेकेंड स्टेप को देखोगे तो सेकेंड स्टेप में आपने फंक्शन जो था वो zx, zy में कन्वर्ट हो गया था। और अगर आप थर्ड स्टेप को देखोगे तो थर्ड स्टेप में जो आपका एक्सप्रेशन था वो आपका z टू द पावर n इंटू एफ ऑफ एक्स y में कन्वर्ट हो चुका था। ठीक है, अरे सॉरी अल्फा नहीं लैम्डा लैम्डा, हाँ हाँ लैम्डा है, ये लैम्डा है। ओके, तो सबसे पहले स्टूडेंट्स होमोजेनियस फंक्शन का टेस्ट क्या होगा, होमोजेनियस का फंक्शन का टेस्ट होगा जहां पे आपके पास एक इम्प्लिसिट फंक्शन दिया गया होगा, एक फंक्शन दिया गया होगा x और y के टर्म्स में, आप वहां पे वेरिएबल्स को मल्टीप्लाई कर दोगे लैम्डा से या फिर z से। इस स्लाइड में मैंने z रखा हुआ है, एनसीईआरटी में लैम्डा है। तो जब आपने लैम्डा से मल्टीप्लाई किया तो आपका जो पूरा एक्सप्रेशन है अब वो एक्स वाई के जगह लैम्डा एक्स और लैम्डा वाई के टर्म्स में कन्वर्ट हो गया। अगर आप उस पूरे एक्सप्रेशन से ना पूरा लैम्डा कॉमन लेके बाहर निकाल पाए और आपका अंदर ओरिजिनल जो फंक्शन था एक्स वाई के टर्म्स में अगर वो फंक्शन बचता है तो उस केस में आप कहते हो कि अगर ये प्रोसेस सक्सेसफुल हुआ तो होमोजेनियस फंक्शन है, वरना वो होमोजेनियस फंक्शन नहीं है, वरना वो होमोजेनियस फंक्शन नहीं है। ठीक है, अब इस प्रोसेस को ना हम यहाँ पे एक एग्जांपल से समझते हैं। तो मान लो कि मैं ये देखना चाहता हूँ कि x प्लस 3y, ये x प्लस 3y अगर देखोगे तो ये आपका एक फंक्शन है ना x y के टर्म्स में, एक फंक्शन है x y के टर्म्स में। मैं चेक करना चाहता हूँ कि ये होमोजेनियस है कि नहीं। ठीक है, मैं चेक करना चाहता हूँ कि ये होमोजेनियस है या नहीं। तो हम क्या करेंगे, तो सब कोई पढ़ो, स्टेप्स को देखो एक बार जल्दी से, फिर मैं एक्सप्लेन करता हूँ। एक बार सारे लोग खुद से स्टेप्स को देखो। इस एग्जांपल में आपको अनुष्का एन पता चल जाएगा। ओके, तो आई थिंक सबने स्टेप्स देख लिया। देखिए, तो सबसे पहला स्टेप क्या था, स्टार्ट विथ एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस 3y। सेकेंड स्टेप क्या था, आपने x के जगह zx रखना है, y के जगह zy रखना है। तो राइट हैंड साइड में x की जगह पे zx रखा गया, y के जगह पे zy रखा गया। तो सेकेंड टर्म बन जाएगा आपका 3zy। फिर क्या कह रहा है, फिर कह रहा है लेट्स रीअरेंज इट बाय फैक्टरिंग आउट z। फैक्टरिंग आउट z का मतलब है कि हम उस पूरे एक्सप्रेशन में से z को कॉमन फैक्टर की तरह से बाहर निकालना चाहते हैं। क्या निकाल पा रहे हो, तो इस केस में दो टर्म्स थे हमारे पास, दोनों टर्म्स में z एक एक बार दिख रहा था एक पावर के साथ, तो हमने z को कॉमन ले लिया। अब जैसे स्टूडेंट्स आपने z को कॉमन लिया, यहाँ पे देखो, जैसे ही आपने z को कॉमन लिया ब्रैकेट में आपके पास क्या आया, ब्रैकेट में आपके पास आया x प्लस 3y। एंड व्हाट इज x प्लस 3y, x प्लस 3y इज योर ओरिजिनल फंक्शन, x प्लस 3y वाज योर ओरिजिनल फंक्शन। तो अब ये किस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, ये कन्वर्ट हो गया f ऑफ zx zy इज इक्वल टू z टाइम्स ऑफ f ऑफ x y। अगर मैं आपको एक बार पिछले वाले स्लाइड पे ले चलूं तो पिछले वाले स्लाइड में ये लिखा हुआ था कि टू बी होमोजेनियस अ फंक्शन मस्ट पास दिस टेस्ट। अगर होमोजेनियस चाहते हैं तो फंक्शन को ये टेस्ट को पास करना पड़ेगा, जहां पे f ऑफ zx zy जो होगा वो z टू द पावर n इंटू एफ ऑफ एक्स वाई होना चाहिए, राइट। तो यहां से अगर हम कंपेयर करें इस स्टेप को, ये जो मैंने रेक्टेंगल बनाया है, तो यहाँ पे z टू द पावर n, n नहीं दिख रहा है, तो n कहने के लिए क्या हो जाएगा, n का वैल्यू 1 हो जाएगा,
बिकॉज हम z टू द पावर n का यही मतलब होगा कि जब आप कॉमन निकालोगे ना तो कुछ एग्जांपल्स में सिर्फ z बाहर निकलेगा, कुछ एग्जांपल्स में z का पावर 2 निकलेगा, कुछ एग्जांपल्स में z का पावर 3 निकलेगा। तो जैसे आपने z का पावर 1 कॉमन निकाला तो n की वैल्यू 1 हो गई, z का पावर 2 निकला बाहर कॉमन तो n की वैल्यू 2 हो गई, z का पावर 3 निकला तो n की वैल्यू 3 हो गई। और यही जो पावर निकलता है ना, यही जो पावर निकलता है इसी को हम कहते हैं उस होमोजेनियस फंक्शन का डिग्री। क्या कहते हैं? उस होमोजेनियस फंक्शन का डिग्री। अच्छा, चैट बहुत सारे आए हैं। आशीष फोर्थ स्टेप समझ में आ गया है? आनंद कह रहे हैं कि सर n कुछ भी हो सकता है या सिर्फ 1? आनंद n कुछ भी हो सकता है। आकाश कह रहे हैं सर n वही है ना जो z का पावर होगा। यस, z का पावर n होगा। आनंद पूछ रहा है सर सब एक्सप्लिसिट फंक्शन होमोजेनियस होते हैं? नहीं नहीं आनंद। अच्छा, आप कह रहे हो सब एक्सप्लिसिट फंक्शन होमोजेनियस होते हैं? नहीं, बिकॉज यहाँ पे हम जो होमोजेनियस या कह सकते हो, अगर मैं होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन के पॉइंट से आपको जरूरी है कि वहां पे फंक्शन जो रहेगा वो एक्स और वाई दोनों के टर्म्स में रहना चाहिए। ठीक है, इस पूरे एक्सरसाइज में कहीं ना कहीं आपको इम्प्लिसिट फंक्शन ही मिलेंगे। मैंने आनंद पूछ रहा है कि सर n कुछ भी हो सकता है। डन। आदर्श कह रहा है कि सर सॉल्व करने से पहले हमेशा ये टेस्ट करना पड़ेगा। आदर्श, मैंने जो पास्ट के क्वेश्चंस देखे हुए उस पास्ट के क्वेश्चन में जब भी 6 नंबर का भी आया है ना तो वहां पे आपका 2 नंबर कहीं ना कहीं इस टेस्ट के लिए दिया जाता था कि आपके पास एक बड़ा सा फंक्शन दे दिया जाएगा और पहले आपको ये टेस्ट करना होता है कि ये होमोजेनियस है या नहीं है, जो कि हमेशा रहता था। और होमोजेनियस जब प्रूव हो जाता था तो फिर हमको डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ता था। ठीक है, तो आशीष कह रहे हैं सर इस तरह तो सारा इम्प्लिसिट फंक्शन होमोजेनियस हो जाएगा। नहीं आशीष, ऐसा नहीं है। अभी हम आगे एग्जांपल्स रखे हुए जहां पे आपको होमोजेनिटी नहीं दिखेगा वहां पे। ओके, विवांश कह रहे हैं कि सर अगर z का पावर 0 हो तो क्या वो भी होमोजेनियस फंक्शन होगा? आंसर इज यस। अगर z का पावर 0 निकलता है, मतलब ऐसे समझो विवांश कि आपने z अंदर रखा और z रखने के बाद अंदर कट पुट आ गया वो और z बचा भी नहीं और आपका ओरिजिनल फंक्शन आ गया तो वो होगा। मैं इसका एक एग्जांपल दूंगा। ठीक है, आनंद कह रहे हैं सर अगर 4 नंबर में आए तो 4 नंबर में आए, अगर आनंद वहां पे सवाल में दिया हुआ है कि होमोजेनियस टेस्ट करना है तो करना पड़ेगा, नहीं तो स्किप कर सकते हैं। आनंद पूछा कि सर अगर वो टर्म जिसमें एक्स और वाई दोनों टर्म हो, दोनों टर्म हो, हाँ दोनों टर्म हो एंड दोनों अलग अलग हो तो वो होमोजेनियस होगा? हमेशा नहीं होगा आनंद। ये भी एक ही एग्जांपल है ना, मुझे और 2 एग्जांपल्स ले लेने दो तो आई थिंक आपके ये सब जो डाउट्स है वो क्लियर हो जाएंगे। इसके बाद मैं थोड़ा एक डाउट सेशन रखता हूँ। डाउट सेशन इन द सेंस 2 एग्जांपल्स करवाने के बाद आपके मन में जो जो सवाल आ रहे हैं मैं वो पूछता हूँ। ठीक है, तो मुझे और 2 एग्जांपल्स डिस्कस कर लेने दो। अनुष्का कह रही है कि सर 4th स्टेप में हमेशा वो x, y के फॉर्म में हो जाएगा। अनुष्का, अगर आप z कॉमन लेकर बाहर निकाल पाई और उसके बाद वो x, y के फॉर्म में आ गया तब होमोजेनियस है, नहीं आ पाया तो होमोजेनियस नहीं है। जैसे एक और एग्जांपल है, चलो तो आप लोग एक बार इसको टेस्ट करो तो चेक करके बताओ क्या ये होमोजेनियस फंक्शन है। टेस्ट करके बताओ क्या ये होमोजेनियस फंक्शन है। आनंद का आंसर आ चुका है यस, निधि का आंसर आ चुका है यस, आर्यन का भी बोल आंसर आ चुका है, आशीष का आंसर आ गया, सिद्धांत का आंसर आ गया, आकाश का आंसर आ गया, त्रिपुरारी, रिवांश, अनुष्का, ओके, शिवम का भी आंसर आ चुका है, सौरभ, अभिषेक, ओके। चलो तो सबको पता चल पा रहा है। अब मैं एक बार जिन लोगों से नहीं हो पाया देखिए, तो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चलते, एक्स के जगह पे लैम्डा एक्स एंड वाई के जगह पे लैम्डा वाई रख देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा आपका 4 टाइम्स ऑफ एक्स की जगह तो लैम्डा एक्स रखेंगे ना एंड वाई की जगह क्या करेंगे, लैम्डा वाई रखेंगे। तो ये क्या बन जाएगा, ये आपका बन जाएगा 4 लैम्डा स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस लैम्डा स्क्वायर वाई स्क्वायर। क्या आप दोनों जगह से लैम्डा बाहर निकाल सकते हो? तो दोनों टर्म में लैम्डा प्रेजेंट है, लैम्डा के ऊपर पावर भी सेम है तो लैम्डा स्क्वायर बाहर निकल गया। लैम्डा स्क्वायर बाहर निकल गया तो अंदर क्या बचा, अंदर बचा 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अभी जो ब्रैकेट में मेरा 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ रहा है, ध्यान से देखो स्टूडेंट्स, मैंने उसी को लेट किया था। मेरा जो पहला स्टेप है ना लेट वाला, वो आ रहा है। तो यहां से मेरे को दिखा कि लैम्डा स्क्वायर इंटू एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई,
लैम्डा स्क्वायर इंटू एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई। तो जब हम ये प्रूव कर पाए कि एफ ऑफ लैम्डा एक्स कॉमा लैम्डा वाई आपका लैम्डा स्क्वायर लैम्डा टू द पावर एन इंटू ओरिजिनल फंक्शन के फॉर्म में आ गया, तब जाके ये होमोजेनियस हो जाएगा, राइट? तब जाके ये होमोजेनियस हो जाएगा। सिद्धांत ने बड़े बड़े क्या कहते हैं इमोजीज यूज किए हैं। अच्छा चलो ये बताना तो जल्दी से स्टूडेंट्स, ये बताना। यस आदर्श। सर वो जो स्टेप्स थे सर उसमें लिखा हुआ था कि उसमें z से मल्टीप्लाई कर रहे थे और सर हाँ यहाँ पे आपने रिप्लेस किया सर, तो रिप्लेस करने पे होल स्क्वायर हो जा रहा है और सर मल्टीप्लाई करने पे तो सिर्फ लैम्डा इंटू एक्स स्क्वायर होगा ना। नहीं, आप हमेशा यहाँ पे बोला है मल्टीप्लाई ईच वेरिएबल बाई जेड। तो फंक्शन अगर एक्स के टर्म्स में होता है, जैसे मैं आपसे पूछूं कि ये फंक्शन ऑफ एक्स तो एक्स स्क्वायर रहा ना, तो हम अंदर वाला जो ये जो एक्स है ना, हम इसको मल्टीप्लाई करना चाहते हैं, हम राइट साइड की बात नहीं करते हैं। तो जैसे जो भी चीज आप लेफ्ट हैंड साइड में एक्स के जगह पे जेड एक्स करोगे, तो ऑटोमेटिकली राइट साइड में अब एक्स का स्क्वायर हुआ तो जेड का भी स्क्वायर हो जाएगा ना, ठीक है? तो अच्छा आप अपने दिमाग में मतलब हम रीअरेंजमेंट ना रखिए, हम उसको रिप्लेस ही रखें, ज्यादा सही रहेगा। ओके, वी आर गोइंग टू ओके रिप्लेस x with lambda x and y with lambda y. ओके सर। Okay, so people are getting the answer. Yes आनंद, ये कह सकते हो कि होमोजेनियस तभी होगा जब जितने भी टर्म्स है ना, जितने भी टर्म्स, वो सारे टर्म्स का डिग्री सेम हो। तो मान लो कि एक्स स्क्वायर था, एक्स वाई था, वाई स्क्वायर था, तो ये तीन टर्म्स होंगे, तीनों टर्म्स की डिग्री 2 है, तब जाके ये होमोजेनियस हो जाएगा। लेकिन अगर ऐसा रहा कि कुछ टर्म्स की डिग्री 3 है, कुछ टर्म्स की डिग्री 2 है, तो वो होमोजेनियस नहीं हो पाता है, ठीक है? तो यहाँ पे जैसे इस केस में आई थिंक सबने ट्राई करके देख लिया स्टूडेंट्स। अब आप अगर यहाँ पे रिप्लेस करते हो एक्स की जगह लैम्डा एक्स एंड वाई की जगह लैम्डा वाई, तो यहाँ पे बन जाएगा आपका लैम्डा क्यूब एक्स क्यूब प्लस लैम्डा स्क्वायर वाई स्क्वायर। इसमें से लैम्डा स्क्वायर मैक्सिमम लैम्डा कितना कॉमन आएगा स्टूडेंट्स, कितना मैक्सिमम कॉमन आएगा? लैम्डा स्क्वायर मैक्सिमम कॉमन आएगा, तो आपका हो गया लैम्डा एक्स क्यूब प्लस वाई स्क्वायर, लैम्डा एक्स क्यूब प्लस वाई स्क्वायर। अब पॉइंट है कि क्या ये आपका ओरिजिनल फंक्शन है? तो दिस इज नॉट इक्वल टू लैम्डा स्क्वायर एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई। अब ये ओरिजिनल फंक्शन नहीं हुआ, मतलब ये नॉट होमोजेनियस है ना, मतलब ये होमोजेनियस नहीं है, नॉट होमोजेनियस। आई होप दिस लॉजिक इज क्लियर। तो आई थिंक अब तो इसमें किसी को दिक्कत नहीं होगी ना। सिद्धांत पूछ रहा है कि एक्स क्यूब बाई एक्स प्लस एक्स स्क्वायर ये होमोजेनियस है, यस। चलो ये बताना जरा। फंक्शन ये है, ठीक है, ऐसा नहीं कि फंक्शन इनटू कॉस समझ जाओ, फंक्शन ये है। दीक्षा रिप्लाई नहीं आ रहा। अब यहाँ पे आदर्श का नो कहना है, आनंद का यस कहना है, शिवम का नो कहना है, अंजन का नो कहना है, अभिषेक का यस कहना है, मतलब नो यस में घूमने लग गया है ना, नो यस में घूमने लग गया। अनुष्का सौरभ का कहना है यस, आर्यन का कहना है यस, सिद्धांत का कहना है नो, रितेश का कहना है यस। ओके, द आंसर इज यस, 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 दिस क्वेश्चन विल मैरी यू। त्रिपुरारी करेक्ट है, निधि करेक्ट है, रिया करेक्ट। सुनो, तो बेसिकली क्या है ना, अगर हम पहले देखें कॉस के अंदर जो आर्ग्यूमेंट है, कॉस के अंदर जो आर्ग्यूमेंट है उसमें ऊपर y है और नीचे x है, तो इसमें ना
लैम्डा लैम्डा कट गया, लैम्डा लैम्डा कट गया, और आगे ना इसके साथ लैम्डा एक्स वाला टर्म मल्टीप्लाइड था, तो उसमें से अगर हम लैम्डा बाहर निकाल लें तो बचेगा क्या, यहाँ का एक्स बचेगा और यहाँ पे बचेगा आपका कॉस ऑफ वाई बाई एक्स बचेगा। ठीक है, कॉस ऑफ वाई बाई एक्स बचेगा। अब आप ही बताओ, ये जो ब्रैकेट के अंदर ये तो आपका ओरिजिनल फंक्शन आ गया ना, ये आपका ओरिजिनल फंक्शन आ गया एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई। तो इस हिसाब से ये आपका क्या बन गया, इस हिसाब से ये बन गया आपका होमोजेनियस फंक्शन। ठीक है, इस हिसाब से ये बन गया आपका होमोजेनियस फंक्शन। इज दिस क्लियर? तो यहाँ पे प्रोसेस लिखा हुआ है, यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो नोट करने के लिए आपके, नोटिस दैट y बाई एक्स इज सेफ, बिकॉज ये सेफ क्यों रहा, बिकॉज जेड वाई बाई जेड एक्स ना कैंसिल होकर y बाई एक्स बन जा रहा था। चलो एक सवाल मैं भी देना चाहूंगा, बताइए। क्या ये होमोजेनियस है? क्या ये होमोजेनियस है? आर्यन का कहना है नो, अनुष्का का कहना है यस। अनुष्का एक बार सर को टेबल पे मारो, आंसर नो निकल कर आ जाएगा। बाकी सबका नो आ रहा है आंसर। मतलब साइन के अंदर से आप मतलब कुछ भी निकाल लोगे ना, तो ऐसे साइन 30 हुआ तो 30 बाहर निकाल के अंदर 1 बस छोड़ देंगे, तो साइन 30 का वैल्यू 30 टाइम्स जो साइन 1 बना देंगे, राइट? आनंद कह रहा है कि यस एंड नो बोथ इन सर्टेन कंडीशंस। सर्टेन कंडीशंस क्या है? एक्स का वैल्यू 0 वाला सोच के चल रहे हो क्या? अभी फिलहाल हमारा फंडा क्या है, अभी फिलहाल हमारा सिंपल सा थिंकिंग यहाँ पे ये रहेगा कि अगर आप x की जगह पे लैम्डा एक्स, y की जगह पे लैम्डा वाई रख रहे हो, जब हम कहते हैं ना कि x कॉमा वाई, तो फिलहाल एक्स वाई कुछ भी चलेगा, एक्स वाई मतलब इसका डोमेन, पूरा डोमेन इंक्लूड करके चलेंगे हम लोग। ठीक है, तो अब ये क्या हो जाएगा, साइन ऑफ लैम्डा एक्स प्लस कॉस ऑफ लैम्डा वाई। अब स्टूडेंट्स क्या हम लोग आर्ग्यूमेंट से कुछ बाहर निकालते हैं क्या? क्या कॉस 30 आपका 2 टाइम्स ऑफ कॉस 15 होता है क्या? नहीं होता ना। हम ऐसा नहीं करते कि 30 डिग्री आपका 2 इंटू 15 डिग्री है, तो 2 बाहर निकाल के अंदर 15 डिग्री छोड़ देते हैं, है ना? पूरा अनुष्का कह रही है सर 45 डिग्री हुआ तब, अरे तब भी 45 डिग्री हुआ। आप एक पर्टिकुलर केस की बात कर रहे हो, हम जब बात करते हैं फंक्शन का, तो हम फंक्शन का पूरा डोमेन में बात करते हैं ना, हम फंक्शन का पूरा डोमेन में बात करते हैं। तो आपको यहाँ पे ऐसे समझना है कि आप यहाँ पे एक्स और वाई का सारा वैल्यूज लोगे जिसके लिए फंक्शन डिफाइन होगा, और यहाँ पे लैम्डा मैंने क्या बोला है, लैम्डा बोला है नॉन जीरो कांस्टेंट। तो अब आनंद जो आंसर कह रहे हैं ना, आनंद कह रहे हैं कि लैम्डा का एक पर्टिकुलर वैल्यू लिया जाए, अगर 1 या -1, तो 1 -1 की बात नहीं की जा रही, यहाँ पे लैम्डा विल बी एनी नॉन जीरो कांस्टेंट। तो यू विल हैव टू कंसीडर आनंद ऑल द पॉसिबल केसेस ऑफ लैम्डा। आप सिर्फ एक पर्टिकुलर केस के बारे में सोच रहे हो, और आपने आंसर भी सही दिया, यस एंड नो इन सर्टेन कंडीशंस। तो अभी आपसे जब पूछा जाएगा तो आप यहाँ पे क्या बोलोगे, आप यहाँ पे बोलोगे कि आप यहाँ पे बोलोगे कि लैम्डा, या आपके मन में अनुष्का ये क्लियर हो जाइए कि यहाँ पे लैम्डा का हर पॉसिबल वैल्यू, मतलब 1 भी रखना है, -1 भी रखना है, 1 करोड़ भी रखना है, सारा वैल्यू उसके लिए सही होना चाहिए। एक्स और वाई यहाँ पे फंक्शन के डोमेन के अकॉर्डिंग चलेगा। अनुष्का कह रही है ऑल वैल्यूज फॉर यस एक्सेप्ट 45। अरे अगर 45 से इतना प्यार है तो 300 कितना 405 डिग्री पे भी काम कर जाएगा फिर तो, है कि नहीं? 405 डिग्री हो गया, उसके बाद आपका बहुत सारे वैल्यूज निकल कर आ जाएंगे। सो द पॉइंट इज दिस फंक्शन इज नॉट, अगर मैं लैम्डा की सारी वैल्यूज के बारे में देखूं या एक्स और वाई के सारे वैल्यूज के लिए देखूं, तो दिस इज नॉट होमोजेनियस, दिस इज नॉट होमोजेनियस।
I hope this is clear to everyone. आशीष पूछ रहे सर x cube plus y square will not be homogeneous. Yeah, it will not be homogeneous. रिवांश कह रहे सर एक और ट्रिगो वाला एग्जांपल, सेक वाला मेरे नाम मत लीजिएगा प्लीज। अरे नाम तो ले लिया। ठीक है, लेकिन एग्जांपल दे देते हैं, देख लेना। ये अगला एग्जांपल मैं रिवांश के लिए दे रहा हूँ, रिवांश के कारण दे रहा हूँ। चलो बताओ ये होमोजेनियस है या नहीं। हाँ आर्यन, एक भी वैल्यू सेटिस्फाई नहीं करेगा तो नो बोल देंगे। रिवांश कह रहे सर आप पिटाई खिलवा दीजिएगा किसी से। अरे तुम अपने घर पे हो, किसकी मजा लेके तुम्हारे घर पे जाके तुम्हारी पिटाई करे, है ना। शिवम ने यस बोला है। शिवम अब एक बार आप अपने टेबल पे सर मारो। और कुछ लोग हैं जो एकदम साइलेंट है। कौन है पूरा साइलेंट? सौरभ, सौरभ थोड़ा सा रिस्पॉन्ड करो यार, पिक्चर तो दिखा नहीं रहा। आशुतोष पार्टिसिपेट करो बेटा, नहीं तो क्या कहते हैं हालत खराब हो जानी है। अच्छा शिवम एक मैसेज भेज रहा हूं आपको, आनंद ने भेजा हुआ है, ठीक है, इधर नहीं बता सकता। ओके चलिए, तो x की जगह पे लैम्डा x, y की जगह पे लैम्डा y जब हम यहाँ पे रखेंगे तो ये हो जाएगा साइन ऑफ लैम्डा x प्लस लैम्डा y, और यहाँ पे हो जाएगा आपका साइन ऑफ लैम्डा x डिवाइडेड बाई लैम्डा y। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे ना आपका जो सेकेंड टर्म है, सेकेंड टर्म में लैम्डा लैम्डा कट गया, लेकिन यहाँ से आप आर्ग्यूमेंट दोनों मतलब यहाँ पे साइन का जो इनपुट है वो लैम्डा x प्लस लैम्डा y है, उधर लैम्डा कॉमन ले सकते हो, लेकिन पूरे फंक्शन से बाहर नहीं आएगा। पूरे फंक्शन से बाहर आ जाता तो सिचुएशन कुछ और होता। तो यहाँ पे दिस इज नॉट इक्वल टू लैम्डा का पावर n इंटू एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई। किसी भी तरीके से आप इसमें पूरा का पूरा लैम्डा बाहर नहीं निकाल सकते, ठीक है। तो दैट इज वाई दिस इज नॉट अ होमोजेनियस फंक्शन, ठीक है, दैट इज वाई दिस इज नॉट अ होमोजेनियस फंक्शन। इज दिस क्लियर? तो आई थिंक अब ये होमोजेनियस पहचानना तो सीख जाओगे ना यार आप लोग, होमोजेनियस पहचानना तो आप सीख जाओगे, है कि नहीं। एक बार जल्दी से एक बार एनसीईआरटी के क्वेश्चंस पे भी चलते हैं, देख लेते हैं कि वहां पे होमोजेनियस वाला क्या रहता है। ये देखो एग्जाम्पल दिख रहा है ना, एग्जाम्पल सबको ही देखिए, इस एग्जाम्पल को एक बार जरा पढ़िए। शो दैट द डिफरेंशियल इक्वेशन दिस इज होमोजेनियस एंड सॉल्व इट। तो पहले शो करना पड़ता है कि वो होमोजेनियस है और फिर उसको सॉल्व करवाया जाता है। सिमिलरली एग्जाम्पल नंबर 16 में भी दिख रहा है, थोड़ा सा बड़ा है इसका। ये देखिए अब यहाँ पे एक्सरसाइज पे आ गए हम लोग। यहाँ पे भी क्या है, शो दैट द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज होमोजेनियस एंड सॉल्व ईच ऑफ देम। मतलब जनरली आपसे वो कहता है कि पहले शो कीजिए और फिर उसको सॉल्व कीजिए, ओके। तो आई थिंक इतना तो सबको क्लियर हो गया ना, इतना तो सबको क्लियर हो गया।
सिद्धांत कह रहे कोई एग्जांपल जिसमें क्रिटिकल थिंकिंग हो। देता हूं, पहले चैप्टर खत्म कर लो। नाउ सो लेट्स स्टार्ट विथ होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो स्टूडेंट्स क्या होता है कि जब हम ये प्रूव कर पाते हैं, जब हमें ये पता चल जाता है कि हमारा जो फंक्शन है वो होमोजेनियस है, तो उस केस में आपका जो फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन होगा, फर्स्ट ऑर्डर होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन होगा, आप उसको ना इस फॉर्म में कन्वर्ट कर पाओगे। इस फॉर्म में मतलब ये वाला फॉर्म में। ये ऐसे समझो कि एक फंक्शन है एक्स वाई का dx के साथ चिपका होगा, और एक फंक्शन होगा एक्स वाई का वो dy के साथ चिपका होगा, जिसमें dx के साथ जो फंक्शन लगा हुआ है वो भी होमोजेनियस है, और dy के साथ जो फंक्शन लगा हुआ है वो भी होमोजेनियस है। ठीक है, पॉइंट समझिए। फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन आपको जो भी दिया जाएगा यहाँ पे, अगर वो होमोजेनियस है तो आप उसको इस फॉर्म में कन्वर्ट कर पाओगे आराम से। अब इस फॉर्म में क्या चीज समझना है, आपका सबसे पहले राइट हैंड साइड में जीरो है, अब लेफ्ट हैंड साइड में एक dx वाला टर्म होगा, एक dy वाला टर्म होगा। dx वाले टर्म के साथ जो फंक्शन, जो एक्सप्रेशन मल्टीप्लाइड होगा वो भी होमोजेनियस होगा, एंड dy वाले टर्म के साथ जो फंक्शन मल्टीप्लाइड होगा, जो चीज मल्टीप्लाइड होगी एक्सप्रेशन, वो भी होमोजेनियस होने वाली है। और दोनों का जो डिग्री रहेगा सेम रहेगा। दोनों का डिग्री सेम रहने का मतलब क्या है, x और y के जगह पे लैम्डा x और लैम्डा y रखा, तो दोनों जगह से जो लैम्डा कॉमन लेके बाहर निकालोगे तो लैम्डा के ऊपर पावर सेम आएगा। ये होती है खासियत, यहाँ पे लिखा ही हुआ ऑलरेडी। एंड बोथ m of x, y and n of x, y are homogeneous functions of the right। तो ये कहीं ना कहीं ज्यादा से ज्यादा पूछेगा तो 1 मार्क के लिए वो भी लेस लाइकली है। लेस लाइकली मतलब मैंने हार्डली कभी देखा होगा, बट जस्ट बिकॉज वी हैव स्टार्टेड द टॉपिक तो आपको समझ में आना चाहिए कि कोई भी फॉर्म को इसमें कन्वर्ट हम लोग कर सकते हैं। अब आते हैं हाउ टू सॉल्व अ होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। हम अल्टीमेटली होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कैसे करेंगे, इसी में मैं आपको ये भी शो कर दूंगा कि ये कैसे कन्वर्ट होता है। ठीक है, तो लेट मी जस्ट टेक वन एग्जांपल, है ना। एक एग्जांपल लेके मैं इसको आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ। अब याद रखना, वेरिएबल सेपरेशन मेथड में हम एक प्रोसेस समझते थे, राइट, कोई फॉर्मूला नहीं था। ठीक उसी तरीके से यहाँ पे भी हम एक प्रोसेस समझने वाले हैं। तो आपका ध्यान होना चाहिए कि प्रोसेस में कहीं पे भी किसी तरीके का डाउट आ रहा है तो प्लीज उसको क्लियर कर लीजिएगा। ओके, सो लेट्स से आई टेक द एग्जांपल dx by dy, sorry, dy by dx is equal to x plus 2y divided by x minus y। तो आई थिंक ये तो सबको दिख रहा है कि ये होमोजेनियस है, सबको दिख रहा है ये होमोजेनियस है, इसमें कोई डाउट नहीं है ना किसी को भी। ये मैंने आपके एनसीईआरटी का एग्जांपल लिया हुआ है, एनसीईआरटी का एग्जांपल लिया हुआ है ताकि जो लोग बुक्स वगैरह क्लास के बाद उसको स्टडी करेंगे तो उनको यहाँ पे चीजें सिमिलर दिख जाएंगी। तो मैं प्रॉपर सॉल्यूशन जो आपको बोर्ड्स में लिखना है वो दिखा रहा हूँ। तो आपका सॉल्यूशन का जो पार्ट 1 होगा, सॉल्यूशन का जो आपका पार्ट 1 होगा, दैट विल बी शो दैट the given function is homogeneous, given function is homogeneous। तो ये आपका स्टूडेंट्स पहला टारगेट होगा, जहां पे आप ये शो करोगे कि आपका जो फंक्शन है वो होमोजेनियस है। इस केस में सबको दिख रहा है होमोजेनियस है। आप x के जगह लैम्डा x, y की जगह लैम्डा y रखोगे तो ऊपर से लैम्डा कॉमन आएगा, नीचे से लैम्डा कॉमन आएगा, लैम्डा लैम्डा कट जाएगा और आपके पास ओरिजिनल फंक्शन बचेगा। क्योंकि लैम्डा कट गया तो लैम्डा का पावर कितना बनेगा, लैम्डा का पावर बनेगा 0, लैम्डा का पावर बनेगा 0। ठीक है, फिर आपका सॉल्यूशन का जो पार्ट 2 होगा, उस पार्ट 2 में आप करोगे सॉल्व। ठीक है, पार्ट 2 में करोगे सॉल्व द इक्वेशन, सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन। तो अब आते हैं सॉल्यूशन की तरफ। ओके, अब ध्यान रखना कि जो इसका सॉल्यूशन रहेगा ना, उसमें आपका सबसे पहला काम क्या रहेगा, मैं पॉइंट वाइज करके लिख रहा हूं, पॉइंट वाइज करके लिख रहा हूं। तो लेट y इज इक्वल टू vx, आपको क्या रखना है, y इज इक्वल टू vx रखना है। अच्छा, y इज इक्वल टू vx रखोगे कहां पे, इसको मार्क करता हूं 1।
अगर y इज इक्वल टू वी एक्स है, फिर दूसरा पॉइंट, अब आपको इसको डिफरेंशिएट करता है, डिफरेंशिएट द above इक्वेशन, differentiate the above equation with respect to x। तो जब आप above इक्वेशन को with respect to x डिफरेंशिएट करोगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा dy by dx, और यहाँ पे लगाना राइट हैंड साइड में चेन रूल, राइट हैंड साइड में लगाना चेन रूल। तो चेन रूल लगाओगे तो क्या हो जाएगा, एक बार v को रखा, x को डिफरेंशिएट किया तो 1 आएगा, और एक बार x को रखा, v को डिफरेंशिएट किया तो आपको मिलेगा dv by dx। ओके, तो इसको हम मार्क करेंगे इक्वेशन नंबर हाँ, v वेरिएबल है, v वेरिएबल है एक तरीके से, मान लो फंक्शन है आपका, ठीक है, x के टर्म्स में कोई फंक्शन होने वाला है, क्लियर। तो आपका पहला पार्ट होगा जहां पे आप y इज इक्वल टू वी एक्स लेट करोगे, उसको मान लेना आप इक्वेशन 2, आपका ओरिजिनल जो क्वेश्चन में जो dy by dx वाला इक्वेशन है वो इक्वेशन 1 होगा, इसको हमने माना इक्वेशन 2। फिर क्या करोगे आप, फिर आप y इज इक्वल टू वी एक्स को डिफरेंशिएट करोगे हमेशा, ठीक है, ये जो मैं चीज बता रहा हूँ ये हमेशा करोगे कोई भी एक होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए, इसको मार्क करोगे 3। उसके बाद थर्ड पार्ट, अब थर्ड पार्ट में आपको क्या करना है, पुट द वैल्यूज फ्रॉम 2 and 3, इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 से वैल्यूज उठाकर कहां पे रखना है, आपको रखना है इन इक्वेशन 1, आपको रखना है इन इक्वेशन 1, ठीक है, क्लियर है। एक चीज, क्या क्या काम करना अभी तक आपको, पहले आदर्श मैं कह रहा था v आपका एक तरीके का कोई एक एक्सप्रेशन होगा x के टर्म्स में, v कोई एक्सप्रेशन होगा x के टर्म्स में, ठीक है। तो आपका सबसे पहला स्टेप क्या होगा, y इज इक्वल टू वी एक्स लेट करना है। फिर आपका दूसरा स्टेप क्या होगा, आपको dy ऊपर वाला जो इक्वेशन है उसको डिफरेंशिएट करना है विथ रेस्पेक्ट टू x। अब लेफ्ट हैंड साइड में तो खाली y दिख रहा है, तो y का डिफरेंशिएशन तो dy by dx हो जाएगा। जो राइट हैंड साइड में vx है वो आपका दो फंक्शंस का प्रोडक्ट हो गया, दो फंक्शंस का प्रोडक्ट हो गया, तो आप वहां पे uv लगा के डिफरेंशिएट करोगे। ऊपर वाला जो लेट किया था उसको एक इक्वेशन मानेंगे, dy by dx वाले को दूसरा इक्वेशन मानेंगे। इन दोनों इक्वेशंस की वैल्यू को कहां पुट किया जाएगा, तो इसको पुट किया जाएगा ओरिजिनल इक्वेशन में। तो ओरिजिनल इक्वेशन क्या था, dy by dx इज इक्वल टू x प्लस 2y डिवाइडेड बाई x माइनस वाई, x प्लस 2y डिवाइडेड बाई x माइनस वाई। तो देखो स्टूडेंट्स, लेफ्ट हैंड साइड में क्या था, लेफ्ट हैंड साइड में था dy by dx, अब उसकी जगह पे कौन आएगा, ये dy by dx का जो हम वैल्यू निकाला है, तो ये इसको हम यहाँ पे लिखते हैं v प्लस x dv by dx। ओरिजिनल क्वेश्चन का समझ लो, ओरिजिनल क्वेश्चन का जो dy by dx था उसके जगह कौन आ गया, इक्वेशन 3 का वैल्यू आ गया, इज इक्वल टू, अब ओरिजिनल क्वेश्चन में आपका राइट हैंड साइड में एक्सप्रेशन था x प्लस 2y बाई एक्स माइनस वाई। आपको क्या करना है, आपको यहां से y हटाना है, y की जगह क्या रखोगे, तो y की जगह पे रखोगे vx, तो ऊपर x प्लस 2y लिखा हुआ था, तो x प्लस 2y क्या बन जाएगा, x प्लस 2 टाइम्स ऑफ vx बन जाएगा, और आपका डिनोमिनेटर में क्या था x माइनस वाई, तो वो क्या बन जाएगा, x माइनस vx बन जाएगा। बोलो ये स्टेप समझ में आया है, प्रोसेस क्लियर है। सेकंड इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन की वैल्यू को कहां पुट किया गया, फर्स्ट इक्वेशन में पुट किया गया। अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व कर पाए हो तो जो रेड कलर से मैंने एक्सप्रेशन लिखा है ना, अब यहाँ पे कहीं पे भी y नहीं दिख रहा है, जो मैंने रेड कलर से एक्सप्रेशन लिखा है यहाँ कहीं पे भी आपको y दिख रहा है क्या, कहीं पे भी आपको y नहीं दिख रहा, dy by dx को हटा दिया गया और राइट हैंड साइड में y के जगह पे vx रखा गया। अच्छा, इससे क्या होगा कि अगर हम अब न्यूमरेटर को देखें, अगर मैं राइट हैंड साइड के एक्सप्रेशन को देखूं तो ध्यान से ऑब्जर्व करना स्टूडेंट्स, आप x कॉमन ले पाओगे, हमेशा कॉमन ले पाओगे, हमेशा, ठीक है, हमेशा कॉमन ले पाओगे। तो 1 प्लस 2v डिवाइडेड बाई, यहां से भी x कॉमन लोगे तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस v हो जाएगा,
तो अब ये क्या हो जाएगा, अब यहां से आपका एक्स एक्स हमेशा कटेगा। तो यहाँ पे मैं इसको एक छोटा सा पॉइंट बना के लिख भी देता हूं। This x will always get cancelled in the RHS. So, after this step, y will not be present anywhere and x will be present only on one side with dv by dx. ठीक है, ये वाला पॉइंट एकदम मतलब अपने दिमाग में क्लियर रखो कि जब आप ये वाला स्टेप परफॉर्म करोगे जो मैंने रेड कलर से लिखा हुआ है, तो इस स्टेप को परफॉर्म करने के बाद आपको y बिल्कुल भी नहीं दिखेगा और आपका राइट साइड जब वो फंक्शन जहां पे था ना जिसको आपने होमोजेनियस प्रूफ किया वहां पे x भी नहीं बचेगा। आपको सिर्फ x कहां पे दिखना चाहिए, आपको सिर्फ x एक जगह पे लिखना चाहिए, वो जो लिखा है ना, एंड x विल बी प्रेजेंट ओनली ऑन वन साइड विद dv by dx। तो x आपको सिर्फ एक साइड में दिखेगा, वो भी कहां पे, dv by dx के साथ, जैसे वो दिख रहा है ना, dv by dx के साथ दिखेगा। तो अब अगर मैं ये रेड कलर वाले स्टेप को सिंप्लीफाई करके यहां लिखूं तो मेरे पास फाइनली बचेगा v प्लस x dv by dx is equal to 1 plus 2v divided by 1 minus v। ठीक है, ये बचेगा। आई बात समझ को? अच्छा, एक छोटी सी चीज जल्दी जल्दी मैं मिस कर गया। अगर आप स्टूडेंट्स ऑब्जर्व करोगे, क्या हम यहाँ पे वेरिएबल सेपरेशन लगा सकते थे किसी भी तरीके से? क्या हम किसी भी तरीके से वेरिएबल सेपरेशन मेथड यहाँ पे लगा सकते थे? कोई चांस था क्या एक्स और वाई को अलग अलग करने का? कोई भी चांस नहीं था, राइट? लेकिन जब हमने ये प्रोसेस फॉलो किया, तो अब जरा इस इक्वेशन को देखो तो क्या दिख रहा है यहाँ पे? ये जो v है, जो ये लेफ्ट हैंड साइड वाला v है, क्या आप इसको राइट हैंड साइड भेज सकते हो? तो जब आप इसको राइट हैंड साइड भेजोगे तो अब यहाँ पे एलसीएम लोगे, आप एलसीएम लोगे तो 1 माइनस वी का एलसीएम आएगा और आपका v के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 माइनस वी। ठीक है, so basically after this step, you should be in a position to apply variable separation method। तो हमेशा याद रखना कि जब आप ये वाला स्टेप परफॉर्म करोगे, इस वाले स्टेप के बाद आप हमेशा वेरिएबल सेपरेशन मेथड लगाने की पोजीशन में रहोगे। और अगर आपसे वेरिएबल सेपरेशन मेथड नहीं लग पा रहा है, मतलब आपने अपने प्रोसेस में गलती किया है। बिकॉज देखिए, ध्यान से देखो, तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि आपका x dv by dx एक साइड में रहेगा और राइट साइड में दिस इज अ फंक्शन ऑफ x, सॉरी, दिस इज अ फंक्शन ऑफ v। हमेशा राइट साइड में हमेशा क्या बचेगा, फंक्शन ऑफ v बचेगा और ये हमेशा खाली ये बचेगा, हमेशा खाली ये टर्म बचेगा।
ओके, सो बहुत सारे स्टेप्स आ गए, एक बार वापस से जल्दी जल्दी ऊपर से देखते हैं। तो सबसे पहला काम आपका क्या रहेगा? आपका सबसे पहला काम रहेगा y इज इक्वल टू वी लिखना। आपका दूसरा काम क्या रहेगा? y इज इक्वल टू वी वाली इक्वेशन को डिफरेंशिएट करना। आपका तीसरा काम क्या रहेगा? तो पहले दो स्टेप में जो y और dy बाई dx की वैल्यू आई है इसको पुट करना है ओरिजिनल क्वेश्चन में। अब जब ओरिजिनल क्वेश्चन में आप पुट करोगे तो ये पॉइंट याद रखिएगा, इससे हमेशा क्या होगा, इससे हमेशा आपका राइट साइड में जहां पे फंक्शन था वहां से x कैंसिल हो जाएगा ऊपर नीचे से, और आपका y तो पूरा नामो निशान मिट जाएगा और x का भी नामो निशान मिट जाएगा। इसका मतलब है कि आपका राइट साइड में बचेगा क्या? आपका राइट साइड में बचेगा सिर्फ v का फंक्शन। फिर आप क्या करोगे? आपका राइट साइड में v का फंक्शन बचेगा और लेफ्ट साइड में एक v अकेला रहेगा। तो उस v को आप हमेशा कहां पे सेंड करोगे? राइट पे सेंड करोगे, और आप इस पोजीशन पे आके रुकोगे जहां पे आपके पास हमेशा एक खाली टर्म बचेगा, ये टर्म बचेगा x dv बाई dx, और राइट हैंड साइड में एक फंक्शन रहेगा v का, हमेशा रहेगा ये चीज। ठीक है, आप दो क्वेश्चंस जब खुद से सॉल्व करोगे ना तो आप ये चीज कंफर्म कर पाओगे। मैं यहाँ पे लिख रहा हूं ताकि जो लोग पहली बार सॉल्व कर रहे होंगे उनको ये चीजें वहां पे रियलाइज हो। तो इसके बाद हम लगाएंगे वेरिएबल सेपरेशन। नाउ यूजिंग वीएस मेथड, वीएस मतलब वेरिएबल सेपरेशन मेथड हो गया। ठीक है, तो वेरिएबल सेपरेशन मेथड, ये मत सोचना कि विराट शर्मा है ये। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 1 माइनस वी डिवाइडेड बाई 1 प्लस वी स्क्वायर dv इज इक्वल टू dx बाई x। वेरिएबल सेपरेशन लग गया, और आई थिंक इसके आगे का पार्ट अब आप लोग करोगे, इसके आगे का पार्ट आप लोग करोगे, इसके ऊपर तक का हिस्सा है वो ही हम होमोजेनियस इक्वेशंस में सीखते हैं। निधि पूछ रही कि सर 0 डिग्री होमोजेनियस इक्वेशन में ये अप्लाई कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हो निधि, 0 डिग्री में भी अप्लाई कर सकते हो। इनफैक्ट ये जो मैंने आपको क्वेश्चन दिया है ये तो 0 डिग्री का ही था ना, ये वाला क्वेश्चन तो निधि 0 डिग्री का था। अच्छा, निधि पूछ रही कि सर केवल ये इसी में अप्लाई होगा? चलो इसको हम एक बार चेक कर लेते हैं। अगर ध्यान से देखोगे निधि, तो जब भी आप क्वेश्चंस यहाँ पे सॉल्व कर रहे होगे ना, आपका हमेशा वो कुछ इस फॉर्म में आएगा, dy बाई dx इज इक्वल टू, ऊपर एक फंक्शन होगा नीचे एक फंक्शन होगा। अब अगर ऊपर और नीचे दोनों का डिग्री सेम है तो हमेशा कैंसिल हो जाएगा। तो आप यहाँ पे जो क्वेश्चंस कर रहे होगे वो हर केस में आप सॉल्व कर रहे होगे एक 0 डिग्री होमोजेनियस इक्वेशन का। ठीक है, बोर्ड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए कंप्लीटली 0 डिग्री होमोजेनियस इक्वेशन रहेगा। लॉजिक क्या रहेगा? लॉजिक इज dy बाई dx अकेला रहता है, और दूसरे साइड में आपको हमेशा जो क्वेश्चन मिलेगा वो एक फ्रैक्शन के फॉर्म में मिलेगा, एक रैशनल एक्सप्रेशन कह लो। तो ऊपर एक एक्सप्रेशन होगा नीचे एक एक्सप्रेशन होगा, और दोनों का डिग्री सेम रहेगा। तो डिग्री सेम होने के कारण ऊपर से जो लैम्डा कॉमन निकलेगा, नीचे से जो लैम्डा कॉमन निकलेगा वो हमेशा कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, क्या ये प्रोसेस आप लोगों को समझ में आ गया है? प्रोसेस देखो एक बार, y इज इक्वल टू वी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, 2 और 3 को पुट करना है 1 में, 1 में पुट करोगे तो हमेशा आपका y तो पूरा खत्म हो जाएगा और x राइट साइड से खत्म हो जाएगा, और फिर आपके पास वेरिएबल सेपरेशन वाला पॉइंट आएगा जहां पे आप वेरिएबल सेपरेशन मेथड की तरफ पहुंचोगे। अगर ये प्रोसेस आप लोगों को क्लियर हुआ है तो मैं अब एक क्वेश्चन आप लोग को बोलूंगा करने के लिए अभी की अभी क्लास में, और मैं उसको फिर आपको 5-6 मिनट का टाइम देता हूँ, फिर मैं आपको वहां पे सॉल्यूशन दिखाऊंगा। ठीक है, ताकि आप अपने सॉल्यूशंस को वेरीफाई कर सको, और ये वाली स्लाइड अभी आपके सामने ओपन रहेगी। तो आपको अभी करना है एनसीईआरटी से करना है आपको क्वेश्चन नंबर, चलो सबसे आसान से ही शुरू करते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 से। सबको अभी मेरा टारगेट क्या है? मेरा टारगेट है कि वेरिएबल सेपरेशन मेथड के स्टेप तक पहुंचने का, उसके बाद इंटीग्रेशन आप बाद में कर लीजिएगा, बट मेन टारगेट है कि वेरिएबल सेपरेशन वाले स्टेप तक पहुंचना है। ठीक है, सिद्धांत कह रहा है आधा घंटा लग जाएगा इतना स्टेप करने में। ऐसा नहीं है सिद्धांत, प्रैक्टिस। अब बचपन में हम 2+3 करने में टाइम लगाते थे, अब तो हम 220 + 330 भी बता देते, 550 होता है कि नहीं?
चलिए, तो मैं अभी ये सारी चीजें आपके सामने ही रख रहा हूं। आपको एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 1 करना है। टाइम इज 5-6 मिनट्स मिनिमम। आदर्श, क्वेश्चन नंबर 1। आसितान, डन। आधा घंटा लग रहा था आपको तो 3-4 मिनट में निपटा दिया।
हाँ आदर्श, डिग्री ऑफ लैम्डा इज 0। इनफैक्ट आदर्श, हमेशा आपको डिग्री ऑफ लैम्डा यहाँ पे 0 मिलेगा एनसीईआरटी के जो बोर्ड में क्वेश्चन आएंगे। सिद्धांत पूछ रहा है, सर कबड्डी देखते हैं आप? नहीं यार, बहुत कुछ काम रहता है। ऑनलाइन क्लास होने के बाद ना मेरी जिंदगी तबाह हो जाती है। क्रिकेट फुटबॉल तक तो देखना नहीं होता। अगर शाम को क्लास ले रहा था तो आप लोग को थोड़ा मैच दिखा देता हॉटस्टार पे। कितने लोगों ने कर लिया? प्लीज रेज योर हैंड। जो जो लोग कर चुके हैं ना, एक बार हैंड रेज कर देना। जैसे ही मैं नंबर को मोर देन 50% देखूंगा, आई विल स्टार्ट एक्सप्लेनिंग द प्रोसेस। ओके, सो अभी तक सिद्धांत, आकाश, आनंद, निधि, शिवम, सौरभ, इतने लोगों ने कर लिया। वेरी गुड। बाकी लोग कीजिए, इट्स कंप्लीटली फाइन। पहली बार प्रोसेस कर रहे हो, है ना? जस्ट मेक श्योर कि आप जहां भी फंस रहे हो, आप स्लाइड को देख लेना, ये जो आपके जूम पे मैंने रखी हुई है। ओके, सो आई थिंक अच्छा, एक आदर्श का भी क्वेश्चन आ गया है। आकाश कह रहा है किसी दिन शाम को डीएसएस लगा दीजिए, फिर मैच दिखा दीजिएगा। डन डन। ये बात हम अपने बीच में रखेंगे, रिकॉर्डिंग नहीं ऑन करेंगे। चलिए, तो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन। ओके, क्या था क्वेश्चन? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। 9.5, क्वेश्चन नंबर 1, dy by dx is equal to x square plus y square divided by
एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई। तो स्टूडेंट्स पहला पार्ट तो होता है प्रूफ करना कि ये होमोजेनियस है या नहीं है। आदर्श कह रहा है सर प्लीज स्पीक इन बिटवीन रोहित एंड विराट। रोहित, अब इसके ऊपर मैं और कोई जवाब नहीं दूंगा। चलो, तो लेट्स स्टार्ट विद द सेकेंड पार्ट, है ना, जहाँ पे हम इसको सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने में हमको क्या करना होता है, हमको पुट करना होता है y इज इक्वल टू वी एक्स एंड y इज इक्वल टू वी एक्स एंड dy by dx is equal to v plus x dv by dx। ओके, तो बेसिकली v plus x is equal to x square plus v square x square divided by x square plus x into vx। ओके, ये वाला हो जाएगा। अब ऊपर नीचे से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास बचेगा 1 प्लस वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस वी। ओके, फिर आपको क्या करना होता है, फिर ये लेफ्ट साइड से जो v है ना उसको राइट में भेजना होता है। तो आपके पास यहाँ पे क्या बचेगा, आपके पास बचेगा x dv बाई dx, x dv बाई dx प्लस v को उठा के राइट में भेजना है। तो प्लस v को उठा के राइट में भेजोगे तो यहाँ पे आके माइनस v बन जाएगा। फिर आप यहाँ पे लेते हो एलसीएम, तो एलसीएम लेने के कारण आपके यहाँ पे बचेगा 1 माइनस वी। तो फाइनली अब यहाँ पे हम करेंगे वेरिएबल सेपरेशन। वेरिएबल सेपरेशन करेंगे तो 1 प्लस वी बाई 1 माइनस वी dv इज इक्वल टू dx बाई x। ये पोजीशन पे आप आ जाओगे। बोलिए, क्या ये पार्ट सबको समझ में आया है? किसी को भी डाउट है? आप में से अगर किसी को भी यहाँ पे किसी तरीके का डाउट है तो बताइए। यस निधि, हैंड रेज क्यों, बताओ क्या डाउट है? सर वो पहले का 100। अच्छा अच्छा, उससे आप बाकी लोग बताइए, अनुष्का, आशीष, आशुतोष, दीक्षा, निखिल, रवि, रितेश, सौरभ, त्रिपुरारी, यहाँ पे किसी तरीके का कोई डाउट है मन में? ठीक है, तो ये इतना जो हिस्सा है, ये वाला हिस्सा होता है जो आप होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन में सीखते हो नए से, है ना। अब इसके बाद वाला पार्ट क्या है, तो अब तो वेरिएबल सेपरेशन लगा के अब आपको इंटीग्रेट करना है दोनों साइड में। ठीक है, अब आपको इंटीग्रेट करना है दोनों साइड में। आई बात समझ में? तो अब कुछ बेसिक पॉइंट्स हैं। अब देखो कुछ बेसिक पॉइंट्स क्या क्या है। पॉइंट ये है स्टूडेंट्स कि points to remember, points to remember, if the question is of the form f of y by x, is of the form f of y by x, मतलब कि आपकी जो एक्सप्रेशन है ना उसमें y by x वाला टर्म दिख रहा है, y by x वाला टर्म दिख रहा है, then put y is equal to vx as discussed above, as discussed in the previous example। as discussed in the previous example। लेकिन but if we have f of x, y, अगर आपको क्वेश्चन में x by
x by y का फॉर्म दिख रहा है ना, उस केस में देन पुट x इज इक्वल टू vy। क्या करना पड़ेगा आपको, x इज इक्वल टू vy करना पड़ेगा एंड dx by dy इज इक्वल टू v प्लस y dv by dx। तो ये आपका ना चेंज हो जाएगा, प्रोसेस में थोड़ा सा चेंज होगा, मतलब प्रोसेस तो पूरा सेम रहेगा। आप जैसे y इज इक्वल टू vx रखते थे ना, वो इसीलिए होता था बिकॉज वो सारे क्वेश्चंस में आप उसको y by x के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो। लेकिन अगर वहां पे आप क्वेश्चन में आपको x by y वाले टर्म्स देखने को मिल रहे हैं, तो x by y वाले टर्म्स अगर x ऊपर है और y नीचे है, तो अब आप ऊपर वाले x के जगह पे रखोगे vy रखोगे, ऊपर वाले x के जगह पे रखोगे v by y। मैं आपको एक क्वेश्चन दिखाता हूँ इस पे। तो क्वेश्चन हो गया अपना आई थिंक यहाँ पे एक क्वेश्चन था, ये मेरे ना पीडीएफ में आई थिंक ये वाला क्वेश्चन कटा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 10। ये देख सकते हो क्या, 10 में यहाँ पे पावर क्या है आपका, x by y है, यहाँ भी x by y है, यहाँ पे भी कुछ x by y दिख रहा है। तो इस केस में आप क्या पुट करोगे, इस केस में आप पुट करोगे x इज इक्वल टू vy। ओके, याद रखिएगा x इज इक्वल टू vy रखना है, इतना ही चीज ध्यान में रखना। अब जैसे बाकी जगहों पे आई थिंक बाकी सारे क्वेश्चंस में आपका, बाकी रिमेनिंग क्वेश्चंस में हर जगह पे मुझको कोई दिक्कत नहीं दिख रही, तो रिमेनिंग में आप y इक्वल टू vx रखोगे। ओके, बट ये वाला क्वेश्चन जहां पे आपको x by y वाला टर्म दिख जाएगा, वहां पे प्लीज ध्यान रखिएगा, आप y इक्वल टू vx रखोगे गड़बड़ा जाओगे, आपको वहां पे x इक्वल टू vy रखना है ना। क्यों गड़बड़ा जाओगे, बहुत सारी रीजन है ऐसे। अगर हम इस यहाँ पे देखो, यहाँ पे साइन ऑफ y by x है, तो y के जगह पे vx रखोगे तो ऊपर नीचे से x कट जाएगा तो साइन v बचेगा, है ना, साइन v का इंटीग्रेशन वगैरह आराम से कर पाएंगे। लेकिन वहीं पे वो साइन ऑफ 1 by v हो जाएगा तो फिर इंटीग्रेशन गड़बड़ा जाएगा। क्लियर, क्या ये पॉइंट सबको क्लियर है स्टूडेंट्स? क्या ये पॉइंट क्लियर है सबको जो मैं समझाना चाहता हूं? ठीक है, नीचे आपके पास इधर भी कोई क्वेश्चन दिख रहा है क्या ऐसा? यहाँ भी कोई क्वेश्चन नहीं है, बस ये रहा। ये देखो पॉइंट, क्वेश्चन नंबर 16 को देखिएगा एक बार। क्वेश्चन नंबर 16, a homogeneous differential equation of the form dx by dy is equal to h of x by y can be solved by making the substitution, ये वाला सब्स्टिट्यूशन हो, सॉरी ये वाला सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा। ठीक है, आपको इस बार x की जगह पे क्या रखना पड़ेगा, vy रखना पड़ेगा। ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। तो यही पॉइंट मैं आप लोगों को समझाना चाहता हूँ। ओके, यस अनुष्का, ऑब्वियसली बात है, प्रैक्टिस चाहिए होगा। आपने सिर्फ एक ही क्वेश्चन तो किया है, तो अब प्रैक्टिस के लिए मैं आपको पूरा एक्सरसाइज होमवर्क दे तो रहा हूँ। अब आप सबका होमवर्क रहेगा एक्सरसाइज 9.5। ओके, कितने क्वेश्चन है, वी हैव देखा जाए तो 17 क्वेश्चन, जिसमें से एक हमने 2 सॉल्व कर लिया है, और आप लोग पूरा सॉल्व करिएगा, है ना। 15 क्वेश्चन है, 2 घंटे का टाइम निकालो। आई थिंक इसके बाद आपकी शायद और कोई क्लास नहीं होगी, तो 2 घंटे का टाइम निकालिए आज और इस एक्सरसाइज को खत्म कीजिए। ओके, सिद्धांत कह रहा है कि सर y इज इक्वल टू एक्स बाई वी लेकर भी तो कर सकते डिफरेंशिएट। हाँ, तो x बाई वी जब करोगे तो v क्रॉस मल्टीप्लाई होके कहाँ आ जाएगा, y के साथ आ जाएगा ना। और अगर आप सिद्धांत x बाई वी को रखोगे ना तो u बाई वी लग जाएगा, u बाई वी लगेगा तो ज्यादा कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेशन आपका आएगा। तो इसलिए इट्स बेटर कि आप x इज इक्वल टू वी वाई रखो। ओके, क्योंकि आपको खाली सब्स्टिट्यूशन के बारे में नहीं सोचना है ना, आपको dx बाई dy को भी तो रिप्लेस करना पड़ेगा, आपको dx बाई dy को भी रिप्लेस करना पड़ेगा। ठीक है, तो आई थिंक टाइम भी हो चुका है, राइट। तो यही पे एंड करते हैं आज की क्लास। आई होप आपको समझ में आया होगा। वीडियो रिकॉर्ड अपलोड हो जाएगी अभी अगले 15-20 मिनट के अंदर। एंड होमवर्क आप लोगों को ये एक्सरसाइज पूरा निपटाना है, कल मैं इसके डाउट्स पहले क्लियर करूंगा। ओके, तो दिस इज इट, एंडिंग द सेशन हियर। थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं अगली क्लास में, बाय बाय, टेक केयर। आदर्श,
that case will never happen. If you forget UV formula and you remember U by V, you need to be very different.